हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। नाइन्थ क्लास की जो सीरीज चल रही है उसमें आप देख चुके होंगे कि पॉल साइंस की सारी वीडियोस आ चुकी हैं आपकी, और उसी तरीके से ज्योग्राफी। अब हम चल रहे हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। इकोनॉमिक्स में हम पहले चैप्टर से आज डिस्कशन शुरू करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। और आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपको जो फील होगा कि इतनी इजीली आपको जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे जो उस चैप्टर से संबंधित है। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जो आपका इकोनॉमिक्स का है, चैप्टर 1 जो आपका अर्थशास्त्र में है, पालमपुर गांव की कहानी। तो इसमें पालमपुर गांव की कहानी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही जैसे आपने जब पालमपुर गांव की कहानी पढ़ी होगी तो उसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस के साथ हम आपको वो भी क्लियर करते हुए जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी इस क्लास में और देखिए आपको कितना जो है इसमें समझ आने वाला है और कितने हम इसे एंजॉय के साथ पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं और बताइएगा अपने लास्ट में जब आपकी क्लास खत्म हो तो जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको क्लास। चलते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। देखिए फर्स्ट स्लाइड में आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जनगणना के दौरान जो 10 वर्ष में एक बार होती है। आपको पता है कि भारत की जनगणना 10 वर्ष में एक बार होती है। सबसे पहले जो है 1972 में हुई थी और फिर नियमित रूप से 1872 में हुई थी सबसे पहले, 1872 में हुई थी सबसे पहले, 1872 में सबसे पहले हुई। और उसके बाद से नियमित रूप से अगर हम बात करें तो नियमित रूप से हर 10 वर्ष जो बाद हो रही है वो 1881 से हो रही है। और लास्ट जो हुई थी वो 2011 में हुई थी, 2011 में हुई थी वो। तो 2011 में लास्ट वाली हमारी जनगणना हुई। तो यहाँ पर जो है भारत की जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है। एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है इसमें, और पालमपुर से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो तालिका आपको भरनी है जनगणना के अनुसार कि यहाँ का अवस्थिति क्षेत्र कितना था यहाँ पर। जैसे कि आपकी बुक में जो दिया हुआ था वो 226 हेक्टेयर दिया हुआ था, हेक्टेयर दिया हुआ है। फिर इसके बाद क्या है 226 हेक्टेयर। गांव का कुल क्षेत्र कितना है, अवस्थिति मतलब कि वो किस जगह है। ये बुलंदशहर जो जिला है उत्तर प्रदेश का उसमें प्रेजेंट है ये वाला गांव। कितना क्षेत्र है 226 हेक्टेयर है। भूमि का उपयोग किस तरीके से होता है वो हम बात करेंगे इसमें कि सिंचाई के लिए यह सिंचित भूमि कितनी है। और भारत भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है यानी निवास स्थान सड़कें उसमें तो बता दिया उन्होंने 26 हेक्टेयर। असिंचित भूमि 0 है और 200 हेक्टेयर सिंचित भूमि है, 226 हेक्टेयर तो टोटल है। इसी तरीके से हम इनको भी बात करने वाले हैं कि यहाँ पर सुविधाएं किस किस तरीके से हैं। तो उस टेबल पे ही चलते हैं हम डायरेक्ट कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। अवस्थिति क्षेत्र की बात करें तो ये जो है बुलंदशहर जिला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है भारत में उत्तर प्रदेश जिला जो कि हमारे यहाँ अगर आप बात करें कि यहाँ पर कितनी जो है जनसंख्या है, लगभग 20 करोड़ के करीबन जनसंख्या है। ठीक है जी, लगभग 20 करोड़ के 19.98 है, 20 करोड़ लगभग जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो उत्तर प्रदेश में जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में पड़ता है कौन सा गांव, पालमपुर गांव। कितनी भूमि है यहाँ पर 226 हेक्टेयर भूमि है। उपयोग क्या हो रहा है हम बात कर चुके हैं। उपयोग जो है 200 हेक्टेयर जो है यहाँ पे सिंचित क्षेत्र है और 26 हेक्टेयर जहाँ पर जो है निवास स्थान है, सड़क है, तालाब है, चरवाहे हैं। और असिंचित भूमि कोई भी नहीं है, इनकी 0 है। अब सुविधाओं की बात करें, शैक्षिक सुविधाएं मतलब एजुकेशन के बारे में बात करें। प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे प्राइमरी जो स्कूल्स हैं वो 2 स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल्स है। प्राइमरी से यहाँ पर प्राइमरी जो होगा एक हाई स्कूल है यहाँ पर। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो एक प्राथमिक जो है स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी औषधालय है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होगा वो सरकार की तरफ से होगा और निजी जो औषधालय है वो प्राइवेट हो गया। बाजार की बात करें तो यहाँ पर शाहपुर और रायगंज जो मार्केट है इस गांव के आसपास, पालमपुर के आसपास, वो रायगंज है और शाहपुर है। बिजली पूर्ति की बात करें तो अधिकांश घरों में जो है कनेक्शन है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं हाल से आपको बोल के बता रहा हूँ, अधिकांश घरों में बिजली है यहाँ पर। फिर खेतों में जो लगे ट्यूबवेल हैं उनमें भी बिजली से चलते हैं। तो आपने देखे होंगे अगर आप गाँव गए हैं तो वहाँ पे ट्यूबवेल होते हैं। ट्यूबवेल वहां से जो है मोटर लगी होती है जमीन में नीचे कुएं में, और वहां से जो है पानी पाइप के थ्रू बाहर आता है और वो नीचे जो है एक जो बड़ा सा एक ऐसे गड्ढा होगा जो सीमेंटेड होगा उसमें पानी करता है और फिर आगे नालियों के होते हुए वो जो है खेतों में जाता है। तो वो भी बिजली से चलते हैं ट्यूबवेल। और कई तरीके के छोटे मोटे काम में भी इस्तेमाल होता है कि यानी कि और भी कार्य होते हैं जो बिजली से संबंधित हैं। फिर संचार की बात करें
तो पड़ोसी गांव और कस्बों में अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, संचार मतलब परिवहन की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी तरीके से हैं। और रायगंज से 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर दूर है। कौन सा गांव? पालमपुर गांव। पालमपुर गांव से जो रायगंज है उसकी दूरी 3 किलोमीटर है और बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा है, यानी कि सड़कें बनी हुई है, परिवहन के साधन अच्छे हैं, ताकि जो है आसानी से बाजार में जाया जा सके, अपना जो चीजें हैं वो बेची जा सके। अगर बाजार ही नहीं होगा कृषि किसानों के आसपास, तो फिर वो बेचेंगे कहाँ से या खरीदेंगे कहाँ से? तो रायगंज पास में ही है मार्केट। निकटतम कस्बा जो है शाहपुर है। ये हुई हमारी पहले संबंधित जो भी आंकड़े मांगे गए थे जनगणना के अनुसार, वो सारे हैं। व्यवस्थित क्षेत्र बुलंदशहर में पड़ता है यूपी के अंदर, पश्चिमी यूपी के अंदर। टोटल 226 हेक्टेयर है। भूमि का उपयोग देखें तो सिंचित भूमि 200 हेक्टेयर है, और जो घर या तालाब या चरागाहों के लिए, सड़कों के लिए 26 हेक्टेयर है। 2 यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, एक जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक निजी औषधालय। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये किससे संबंधित हुई? हमारी पालमपुर गांव से संबंधित, जो कि वहां पर सुविधाएं हैं और किस तरीके से भूमि का उपयोग हो रहा है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन 2 है उसमें बात की है खेती की आधुनिक विधियों के लिए अधिक आगतों की आवश्यकता होती है, जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। तो क्या आप सहमत हैं? तो अगर हम बात करें खेती अगर हमें और अच्छी करनी है तो उसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये बीज है। अगर आपको उन्नत किस्म के यानी हाई यील्ड वैरायटी, यानी आपको उच्चतम किस्म के बीज मिले, तो यानी कि आपकी फसल अच्छी होने वाली है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? बीज चाहिए। बीज अच्छे कहाँ से मिलेंगे? जो फैक्ट्रीज हैं या उद्योग हैं उनमें जो है परिष्कृत कर करके वो बीजों का जो है अच्छी क्वालिटी के बीज लाए जाए। फिर यूरिया, यानी आप जो है फर्टिलाइजर्स जो यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स कहाँ बनते हैं? उद्योगों में बनते हैं, तो उसके लिए भी हमें जरूरत है उद्योग की। फिर अब आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, मशीन देख रहे हैं, मोटर देख रहे हैं, ये पाइप जो है, तो ये कहाँ बनेंगे? ये भी उद्योग में बनेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि आधुनिक विधि जो अगर हमें अपनानी है कृषि में, तो उसके लिए जो है हमें उद्योगों में जो विनिर्मित की जा रही है चीजें, तो वो उसकी आवश्यकता है या नहीं? बिल्कुल सही है कि है हमें, तभी जो है हम अपनी जो कृषि है उसमें जो है उन्नत किस्म की चीजें अगर इस्तेमाल करेंगे, उन्नत विधियां इस्तेमाल करेंगे, तभी जो है हमारी उर्वरकता यानी कि कृषि की जो उपज है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ये सभी चीजें हमारे लिए उद्योगों में जो विनिर्मित की जाती है वो आवश्यक है। आंसर भी देख लेते हैं। देखिए, आधुनिक अगर हमें खेती करनी है तो उसके लिए तरीकों के लिए उच्च उपज वाली किस्म के बीज चाहिए, जिनकी बात कर चुके हैं हम। बीज अच्छे चाहिए, बीजों का उपयोग करना शामिल है। इन बीजों का सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें रासायनिक उर्वरक भी चाहिए, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर जो यूज करते हैं। ट्रैक्टर भी चाहिए हमें भाई, कृषि उपकरण भी चाहिए हमें, बिजली की ट्यूबवेल भी चाहिए हमें। जैसे सिंचित यानी सिंचाई करनी है, सिंचाई के लिए हमें जो है फिर ट्यूबवेल भी चाहिए। के संयोजन की आवश्यकता होती है। और ये सभी कहाँ बनते हैं? ये सभी उद्योगों में निर्मित होते हैं। इसलिए कहना सही होगा कि आधुनिक खेती के लिए हमें क्या चाहिए? पारंपरिक खेती के तरीकों की तुलना में अधिक संख्या में औद्योगिक उत्पादन का उपयोग करते हैं। और वो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हमें अगर आधुनिक कृषि करनी है तो हमें अच्छे बीज चाहिए, अच्छे फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स चाहिए, और फिर हमें जो है ट्रैक्टर भी चाहिए, हमें जो है इसके साथ साथ जो है हमें कुएं अगर हमें चाहिए, यानी कि सिंचाई के साधन चाहिए, तो उनके लिए भी जो है हमें मशीन चाहिए होंगी। ये सब जो चीजें अगर हमें चाहिए तो वो कहाँ से मिलेंगी? उद्योग से मिलेंगी। क्लियर हुई बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। पालमपुर में जो है बिजली के प्रसार में किसानों की किस तरीके की मदद की? अगर मान लीजिए किसी गांव में बिजली मिलती है तो उससे क्या क्या फायदा होंगे? बिजली से क्या फायदा होगा? सबसे पहले सिंचाई, जो कुएं हैं उनको चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए। तो सिंचाई के लिए अगर बिजली मिल जाएगी तो फिर जो है सिंचाई आसानी से कर सकते हैं, वर्षा पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वर्षा तो कभी आती है, कभी लेट हो जाती है, कभी नहीं आती, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, उस पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और क्या चीजें हैं? बिजली घर में आएगी तो घर में जो है हमारे उजाला होगा, घर में जो है उजाला होगा, तो उससे क्या होगा कि रात में जो एक अंधेरा पूरे गांव में रहता है वो नहीं रहेगा, जानवरों से डर नहीं रहेगा। साथ ही साथ अगर बच्चे जो है अगर अपना अध्यापन कार्य यानी कि स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपके दैनिक जो कार्य हैं, रात में अगर खाना खा रहे हैं या बैठे हैं या सोने के लिए जो है अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है उसके लिए पंखा चला सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं भी हो जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो हम छोटे छोटे उद्योग भी लगाए जा सकते हैं, जो कि कुटीर उद्योग जो है, लघु उद्योग जो है, इनकी जो है इकाई लगाई जा सकती है, इनकी यूनिट लगाई जा सकती है, ताकि वहां पे जो है उस गांव में किसी एक चीज का प्रोडक्शन हो सके। उससे क्या होगा? उससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, जो कृषि से अन्य तरीके की जो चीजें हैं उनमें जो है उनको
रोजगार मिलेगा। देखिए लाइट मिली, बच्चा कितना खुश है, देखिए लाइट मिलेगी तो बच्चे भी खुश रहेंगे, क्योंकि फिर जो है अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा उन्हें पूरे गांव को। फिर बिजली मिली, पानी मिलेगा, सिंचाई अच्छी होगी, और साथ ही साथ अन्य जो है कोई छोटे तौर पर जो है कोई फैक्ट्री लगाई जा सकती है। तो इस तरीके से बिजली के प्रसार से किसानों की मदद हुई। अब जो है हम आंसर भी देख लेते हैं साथ ही साथ, आपके लिए लिखित वाला आंसर। ये तो हुआ हमने फोटो से समझा, क्योंकि देखिए समझ बनानी जरूरी है। अगर आपकी समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं तो आप अपने आप ही पॉइंट्स बना लेंगे। तो अब फिर भी हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि पालमपुर गांव के किसानों की किस तरीके से मदद हुई बिजली आने से। घरों में बिजली हुई, उसको कनेक्शन मिल गए, ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली मिल गई, और साथ ही साथ बिजली का उपयोग विभिन्न जो छोटे व्यवसाय हैं उसमें भी किया जाने लगा। तो ये आपका आंसर बना कि बिजली का प्रयोग से किसानों को क्या क्या फायदा हुआ पालमपुर गांव में। आगे चलते हैं। क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? जो सिंचित क्षेत्र यानी जो सिंचाई जो की जाती है कुओं के द्वारा, वो उसे बढ़ाया जाना जरूरी है। पर क्यों जरूरी है? देखिए अगर हम बात करें सिंचाई का क्षेत्र अगर बढ़ता चला जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा? उससे हमारी कृषि जो है नियमित हो जाएगी। उस उतने क्षेत्र में हम कृषि जो है अगर करेंगे तो उसकी पैदावार अच्छी होगी, समय से पानी मिल जाएगा। पर अगर वो नहीं होगा तो उससे क्या होगा, जो जिस क्षेत्र में सिंचाई सिंचित भूमि नहीं है वहां पे क्या होगा, हम बरसात पर निर्भर होंगे, और बरसात पर निर्भर होंगे तो वहां की जो कृषि की उत्पादकता होगी वो भी अफेक्ट होगी, और साथ ही साथ जो कृषि है वो भी अफेक्ट होगी, क्योंकि वो बरसात पर निर्भर है। तो अब जो है सिंचित क्षेत्र बढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी पैदावार बढ़ानी, फिर जो है आप जो है जब आपके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे तो आप 2 से 3 फसलें भी कर सकते हैं। ज्यादा फसलें आप जो है अपने अनुसार फसलें उगा सकते हैं। आपको जो है ये निर्भर नहीं होना पड़ेगा कि जब बारिश शुरू होगी उसी के समय जो है हम अपने पौधे लगाएं। तो सिंचाई क्षेत्र इसलिए बढ़ाना जरूरी है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन में बढ़ेगा, हमारी जो है कृषि में पैदावार बढ़ोतरी होगी। देखिए कृषि प्रधान देश है हमारा। पहली बात, 2/3 जो लोग हैं अपनी आजीविका के लिए इसी पर निर्भर है। आज भी अगर हम देखें, हम 2025 में हैं, तो इसमें भी अभी भी लोग 2/3 लोग जो है कृषि पर निर्भर है। जनसंख्या के आधार पर देखें तो 2/3 लोग अभी भी उस पर, मोर देन 50% अभी भी कृषि पर ही निर्भर है। तो लेकिन देश की कुल खेती योग्य भूमि का जो 40% जो भाग है वही सिंचित, 40% जो है सिंचित है, मतलब वहां पे कुओं के मदद से या फिर किसी अन्य मदद से जो है सिंचाई कर ली जाती है। पर जो 60% बचा, अब जो 60% बचा वो किससे होता है? वो निर्भर है वर्षा पे, वर्षा पे निर्भर है। और वर्षा पे निर्भर होगा तो फिर जो है क्या होगा, वो जो है कृषि जो है उसकी गुणवत्ता में भी जो है कमी आएगी, और वो जो है अच्छी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। और क्या होगा, अगर बारिश नहीं आई तो फिर क्या होगा, जो फसल है वो सूख जाएगी, खराब हो जाएगी। और बारिश ज्यादा आ गई तो क्या होगा, बारिश ज्यादा आ गई तो भी खराब हो जाएगी। तो वो जो है फिर अनियमित है। और आज जो सिंचित क्षेत्र है, ये हमने बात की 40% है, शेष क्षेत्रों में काफी हद तक वर्षा पे निर्भर है, जो कि अनियमित है, कभी आती है कभी नहीं आती, कभी लेट आएगी कभी जल्दी आएगी, और अनिश्चित है, निश्चित भी नहीं है कि आएगी नहीं आएगी। पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित किए बिना आधुनिक खेती के तरीके का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर हमें आधुनिक खेती करनी है तो पर्याप्त जो है सिंचित जो सिंचाई के साधन है उनका प्रयोग करना होगा, तभी जो है हम आधुनिक खेती कर सकते हैं। और जब सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि नहीं होती तो भारत में खाद्यान्न का आत्मनिर्भर के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हमें भारत को, हमारे देश को खाद्यान्न यानी जो खाने से संबंधित जो चीजें हैं उन्हें अगर आपूर्ति एकदम जो है सेटिस्फाइड हो जाए, मतलब जितनी पॉपुलेशन उसके लिए मिल जाए, हमें इंपोर्ट ना करना पड़े अन्य देशों से, अगर वो करना है तो हमें सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना होगा। और बढ़ावा कैसे होगा कि हमें जो है इस तरीके के जो साधन है, सिंचाई के साधन है, तो सिंचित क्षेत्र को हमें बढ़ाना होगा। सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा तो हम जो है खाद्यान्न की आपूर्ति में जो है आत्मनिर्भर बनेंगे, और तभी जो है हमारा देश जो है जो भूख से जो व्याकुल लोग हैं उनकी संख्या कम होगी, और सभी को जो है संपूर्ण यानी पूर्ण मात्रा में भोजन मिलेगा, और हम जो बेसिक नीड्स हैं उससे आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश विकासशील से विकसित की ओर भी बढ़ेगा। क्लियर? सिंचित क्षेत्र बढ़ने से देख रहे हैं आप कितनी सारी चीजें हो रही हैं। अभी तक कितना है? 40%। अब ये 40% से हमें 100% तक लेके जाना है, ताकि जो है वर्षा पर निर्भरता कम हो और उत्पादकता में वृद्धि हो, और जो है हमारा देश आत्मनिर्भर बने खाद्यान्न के मामले में। अब पालमपुर से संबंधित एक और क्वेश्चन आया। पालमपुर में देखिए 450 परिवार हैं, और भूमि का वितरण किस तरीके से है उसकी आप टेबल बनाने के लिए बोला गया। ये जो है वहां का मैप है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे जो है छोटे छोटे एरिया हैं जो किसानों के पास हैं।
ये देखिए कितना बड़ा एरिया है किसान के पास, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा एरिया है, और यहाँ पर फिर दोबारा से छोटे छोटे एरिया हैं। तो अगर आप देख रहे होंगे कि तो कुछ किसानों के पास तो इतनी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, इतनी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, ये देखिए, और कुछ के पास उतने ही एरिया में जो है कितने सारे लोगों के पास जमीन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भूमि है उसका असमान वितरण है, कि कुछ लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, कुछ के पास नहीं है, और कुछ ऐसे भी किसान रहे होंगे जिनके पास जमीन भी नहीं है। वो क्या करते होंगे, वो मजदूरी करते होंगे, जो बड़े किसान हैं उनके यहाँ पे, ताकि अपने जो है जो भोजन की आवश्यकताएं, जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर पाए। तो आइए टेबल बनाते हैं फिर एक, इसी तरीके से टेबल बनेगी जिस तरीके से, जैसे जो टोटल 400 परिवार है उनमें से लगभग 150 परिवार अगर आप देखें तो उनके पास कोई भी भूमि का टुकड़ा नहीं है, यानी कि उनके पास जमीन ही नहीं है। तो कैसे करेंगे वो जो है इन्हीं जो बड़े वाले किसान हैं इनकी जो भूमि है उस पर कार्य करके जो है अपना जो है परिवार का जो है पालन पोषण करेंगे। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, और इसी तरीके से 60 परिवार ऐसे हैं जो कि संपन्न है भूमि के तौर पे, उनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जो है जमीन है। तो आप जो है यहाँ पर देख रहे होंगे कितना असमान वितरण हुआ है। 60 परिवार के पास जो है 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, 240 के पास 2 हेक्टेयर से कम, और वहीं जो है 150 परिवार के पास तो जमीन ही नहीं है। तो ये जो है हमारे जो पालमपुर गांव है वहां की जो भूमि का वितरण है उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो आप जो है अपने वर्तमान में भी आप देखते होंगे आसपास में, अपने जो पड़ोस में भी, या फिर आप जो है अपने शहर में देखते होंगे, अपने गांव में देखते होंगे, तो इसी तरीके से है। कुछ लोगों के पास बहुत अपार संपत्ति है, कुछ के पास जो है नॉर्मल जो मीडियम फैमिलीज से हैं, पर कुछ के पास जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भी उन्हें बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इसी तरीके से पालमपुर गांव में आप देख रहे हैं। अब पालमपुर गांव में खेतिया श्रमिकों की मजदूरी के बारे में बात कर रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी जो है उनकी वो कम क्यों है। पालमपुर गांव में बात कर रहे हैं कि जो मजदूर हैं, जो न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। देखिए मजदूरी जो न्यूनतम मजदूरी कोई एक हमारे देश में एक फिक्स्ड नहीं है, वो अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, जैसे राज्य के अनुसार भी अलग अलग है। जैसे दिल्ली में कुछ और होगी, वो वही बिहार में बहुत कम होगी। बिहार में पेंशन जो मिल रही है वो 400 रुपए मिल रही थी अभी तक बुजुर्गों को 60+, और वहीं आप दिल्ली में देखें, दिल्ली जैसे देश राज्य में या यूटी में, वहीं आपको 2000 के आसपास मिल रही है। तो कितना गैप है। तो अब जो है अगर हम बात करें न्यूनतम मजदूरी यहाँ पर कम क्यों है, तो आप देख रहे हैं कि 150 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास जमीन ही नहीं है, और 60 फैमिली ऐसी है जिनके पास जो है जरूरत से ज्यादा, यानी 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन थी। तो जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है वो सिर्फ 60 परिवार हैं, और वहीं 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है। तो यानी कि जो है जो लेबर है वो ज्यादा है, यानी जो मजदूर है वो ज्यादा है, और जो काम करने की जो जगह है वो बहुत कम है। अब अगर काम करने की जगह कम है, यानी कि काम कम है और लोग ज्यादा हैं, तो क्या होगा, फिर उनके साथ जो है उनके जो, अगर वो बोल रहे हैं कि हम जो है 1000 रुपए में काम करेंगे, तो दूसरा व्यक्ति उसी काम को करने के लिए जो है 800 रुपए में तैयार है, और वहीं तीसरा व्यक्ति 600 रुपए में तैयार है। तो हम वो जो व्यक्ति है या अमीर जो व्यक्ति है वो किससे काम करेंगे, तो सबसे कम में काम कर रहे हैं, इसीलिए जो है वहां की मजदूरी फिर कम हो जाएगी। मजदूरी कम होने का कारण है कि प्रतिस्पर्धा, उनमें कॉम्पिटिशन, क्योंकि लोग ज्यादा हैं काम करने वाले और कार्य कम है। यही आपके आंसर में यहाँ पे प्रदर्शित होगा आपको कि पालमपुर में जो खेत के मजदूर हैं, खेत में जो मजदूरों को सरकार द्वारा जो तय न्यूनतम मजदूरी है उससे कम मिलती है। क्यों मिलती है जी, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी 115 रुपए प्रतिदिन तय की गई है। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है कि सरकार के द्वारा 115 रुपए मजदूरी तय की गई है, लेकिन खेत मजदूरों को केवल कितने मिल रहे हैं, 70 से 80 रुपए, उससे कम मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि गांव में जो है पालमपुर गांव में मजदूरों के बीच काम करने के लिए भारी प्रतिस्पर्धा है, मतलब जो मजदूर हैं उनकी संख्या ज्यादा है। क्लियर हुआ होगा। कितने रुपए मजदूरी जो है सरकार की तरफ से, 115, मिल कितने रहे हैं उन्हें, 70 से 80, कम मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है, काम करने वालों की, और कार्य कम है। समझ में आया होगा क्यों कम है। अगले पे चलते हैं, हमारे क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए और खेत में काम करने वालों या विनिर्माण कार्य, खेत में काम करने वाले या विनिर्माण यानी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लगे मजदूरों में से किसी को चुने। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है, उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु के रूप में मिलता है, नियमित रूप से मिलता है, नहीं मिलता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर आप गांव में जाते हैं तो गांव में किसी मजदूर से मिलिए, और शहर में कंस्ट्रक्शन साइट कभी आपका मौका लगे तो आप उनसे पूछिए। आपके घर के आसपास भी अगर जो कोई काम चल रहा है, किसी का घर बन रहा है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको क्या पूछना है उनसे,
देखिए हम इसको साथ में डिस्कस करते हैं और आप भी अपनी रियल लाइफ में भी ट्राई कीजिएगा और इससे जो है जानकारी अर्जित कीजिए, ताकि आपके जो है पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत कुछ आपको समझा के जाता है। मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो आपको उससे रिलेटेड ज्ञान तो मिलेगा, परंतु जो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा ना, आपको उस किसान से जो रियल में आप सामने बात करेंगे, उसकी भावनाओं से जुड़ पाएंगे। इसी तरीके से जो मजदूर है, उसको मजदूरी कितनी कम मिल रही है, किस तरीके से वो जीवन यापन कर रहे हैं, जब आप उसके सामने बैठ के उससे बात करेंगे तो वो एक्सपीरियंस अलग होगा। वो यहाँ पे नहीं मिल सकता आपको कि मैं आपको बताऊं, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस जरूर करेंगे। पर जब भी आपको मौका मिले आप ट्राई जरूर कीजिएगा। तो बात करने में, जैसे खेतों में काम करने वाले जो या कुछ लोगों की बात भी हुई होगी, तो वो अपने एक्सपीरियंस जो है, जब आपके जो अगर आपने पहले एक्सपीरियंस की हैं ये दोनों चीजें, कि किसान से या खेती जो मजदूर है शहरों में या विनिर्माण कार्यों में जो लगे हुए मजदूर हैं, अगर आपने कभी बात की हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा क्या क्या आपको उनसे बात करने को मिला। अब बात करेंगे तो उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है। देखिए एक किसान को जो मजदूरी मिलेगी, अभी हमने बात की पालमपुर गांव में, देखिए वहां पे जो मजदूरी कम थी, इसी तरीके से शहरों में भी यही होगा। तो पर दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको अंतर नजर आएगा कि शहरों में जो कंस्ट्रक्शन साइट पे कार्य कर रहे हैं उनकी मजदूरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनकी मजदूरी में, दोनों में बहुत डिफरेंस होने वाला है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में वो मजदूरी कम होगी, बल्कि और वहीं जो है विनिर्माण यानी कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम कर रहे हैं उनकी मजदूरी उनसे ज्यादा होगी। पर दोनों के कार्यों में भी बहुत अंतर होगा, उनका कार्य और दोनों के कार्य में भी काफी अंतर है। फिर उसके बाद नगद पैसा मिलता है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो है उस व्यक्ति को जो है गेहूं या फिर चावल इस तरीके की चीजें मिल सकती हैं, किसान जो मजदूर है। और वहीं जो है शहरी क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है उसको क्या मिलेगा, उसे डायरेक्ट पैसा मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, आपने खुद भी फील किया होगा कि जो है वस्तु के रूप में ग्रामीण जो क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है उसे वस्तु के रूप में भी मिल सकती है वही चीज, और शहरी क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है यानी कि जो मजदूर है जो कंस्ट्रक्शन साइट या विनिर्माण क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसे नगद पैसा मिलेगा। वह नियमित मिलते हैं क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों ही जो ये मजदूर हैं इनको ऐसा हो सकता है कि कुछ महीने बाद मिले, 1 महीने की जगह 2 महीने, 2 महीने की जगह 3 महीने, इस तरीके से भी नियमित नहीं होगी। तो आय ये नियमित नहीं है, कुछ को मिल भी सकती है कुछ को नहीं भी मिल सकती। और क्या वे कर्ज में है, तो अगर हम देखें कि जो ये इस तरीके की अगर 1 महीने आय नहीं मिलेगी, 2 महीने आय नहीं मिलेगी, 3 महीने आय नहीं मिलेगी, तो किस तरीके से जीवन यापन होगा, कर्जा लेकर होगा। हो सकता है कि इन दोनों ही व्यक्तियों ने जो है कर्ज लिया हो किसी से, ताकि जो है अपने जो फैमिली है, अपने जो परिवार है उसका भरण पोषण कर सकें। भोजन के लिए तो कम से कम उन्हें जो है अरेंज करना ही होगा ना। अगर 3 महीने तक जो है उनको सैलरी नहीं मिलेगी, उनको आय नहीं मिलेगी, तो हो सकता है कि कर्ज में भी हो। तो अभी तो हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, पर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए इन व्यक्तियों से, चाहे गांव में जब जाएं, एक ग्रामीण जो मजदूर उससे बात करें, और कंस्ट्रक्शन साइट पे यानी कि अगर आपके आसपास कोई घर में कार्य चल रहा है तो उस वाले मजदूर से भी दोनों से बात करें और जानकारी लें, ये सारे क्वेश्चन उनसे डिस्कस करें, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। ठीक है जी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग कौन से तरीके हैं, इनके उदाहरण आपको प्रस्तुत करने हैं। देखिए एक ही जो जमीन है उस पर अगर हमें प्रोडक्शन करना है, बढ़ाना है, तो क्या कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे आधुनिक उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं, आधुनिक कृषि करें। कैसे करें जी, अब जो है हम यहाँ पर एक ही जो जमीन है उसको बांट लें, जैसे यहाँ पे किया हुआ, एक ही जमीन को हमने बांट लिया और उसमें अलग अलग तरीके की कृषि की, जैसे यहाँ पे कुछ और लगाए, यहाँ पे कुछ और लगाए, यहाँ पे कुछ और लगाए, इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर हम एक साल में 2 से 3 जो है फसल उगाएं, वो भी कर सकते हैं। और क्या करें, जैसे ड्रिप सिस्टम है, यहाँ पे जो है पानी इनमें से निकलेगा, ये ड्रिपिंग सिस्टम है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ट्रैक्टर यानी कि हम प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं किसी बोने के लिए भी फसल को। ये जो है इस तरीके से हम जो है ग्रीन हाउस वाला ऐसा वातावरण प्रोवाइड करें कि ग्रोथ अच्छी हो, प्रोडक्शन अच्छा हो, और हम जो है अच्छे बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें जो है हम प्रयोग लाके जो है अपना उत्पादन बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आगे जो है हम आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं इसका। बहुफसलीय खेती, हम जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे जी, बहुफसलीय खेती क्या करेंगे, एक जो जमीन का टुकड़ा है उस पर उत्पादन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि साल भर में एक ही जमीन पर एक से ज्यादा फसलें उगाए जाना। और भारतीय किसानों को साल में कम से कम 2 फसलें तो उगानी चाहिए। भारतीय किसान उगाता भी है, 2 फसलें तो कम से कम उगाता है। और कुछ क्षेत्रों में चावल की 3-3 फसलें उगाई जाती हैं, जैसे बंगाल के पास जो है, बिहार में, उड़ीसा में 3-3 फसलें उगाई जाती हैं चावल की।
और पिछले 20 सालों में कुछ केस में जो है तीसरी फसलें भी उगा रहे हैं। देख ही रहे हैं, हमने अभी बात भी की। तो अब 3 फसलें उगाने का भी चल रहा है। आधुनिक खेती के तरीके, अब हम जो है आधुनिक खेती के तरीके भी अपना सकते हैं। कौन कौन से खेती के तरीके अपना सकते हैं जी? खेती के तरीके अपनाकर हम जो है जमीन पर उत्पादन, जैसे हरित क्रांति में हमने HYV बीज का लिया, या फिर और साथ ही साथ हम सिंचाई के लिए जो है कार्य करें। सिंचाई जो है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी, इससे पहले क्वेश्चंस में, कि अभी तक जो है हम 40% जो है सिंचित भूमि है, इसे जो है अगर हम बढ़ा दें तो उससे क्या होगा कि हमारा सिंचित क्षेत्र बढ़ जाएगा और उससे जो है हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। और साथ ही जैसे पहले हम लकड़ी के साधारण हल का प्रयोग करते थे, अब जो है हम क्या यूज करें? ट्रैक्टर यूज करें, थ्रेशर यूज करें, हार्वेस्टर यूज करें। तो ये क्या है? सब कृषि मशीनीकरण है, और इनके इस्तेमाल से जो है हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। हमारा प्रोडक्शन, जो कृषि का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, तो फिर जो है हमारी जो है जो नीड है, जो भारत की जो है भोजन की, जो खाद्यान्न की आपूर्ति है, वो भी कंप्लीट होगी। बहुफसलीय खेती कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं जी? बहुफसलीय खेती करें, HYV बीज को अपनाएं, सिंचाई के साधन अपनाएं, ट्रैक्टर यानी ये सारी मशीन अपनाएं। इससे क्या होगा? हम जो है अपने जो फसल की खेती में जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं वो आपको बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पर बोला गया है कि 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा कीजिए। 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक जो किसान है वो किस तरीके से कार्य करेगा? देखें आप, जो पीछे जो 2 फोटो देख रहे हैं मेरे, 1 हेक्टेयर यानी कि जिसके पास बहुत कम भूमि है, कैसे करेगा? वो अपने पुराने तरीके के लकड़ी के हलों का प्रयोग कर रहा है, बैलों को जो है यूज कर रहा है। उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि ट्रैक्टर खरीद पाए। बात क्लियर हुई होगी। उसी तरीके से अगर उसे जो है खरपतवार हटानी है, कि फसल उगाने के लिए, बोने के लिए, काटने के लिए किसका प्रयोग करेगा? वो जो है अपने ही लोग होंगे, उसके थ्रेशर या मशीन का यूज नहीं कर सकता, उसी के जो परिवार के सदस्य हैं वही मिलकर उसका कार्य करेंगे। वो खेतों में सारे उनके परिवार के लोग ही लगे होंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे आधुनिक उपकरणों का प्रयोग आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं है। तो यही आपको जो है इस क्वेश्चन के आंसर में भी दिखने वाला है। क्या दिखने वाला है? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाला जो छोटा किसान होगा वो क्या करेगा? किसी ज्यादातर काम जो है किसान खुद या उसका परिवार करेगा। जो हम देख रहे हैं वही उसका परिवार ही, चाहे नराई हो, चाहे कटाई हो, चाहे बुआई हो, वो सभी जो कार्य होंगे। नराई का मतलब क्या होगा आपको क्लियर नहीं हो रहा। कटाई और बुआई का तो समझ में आएगा, बोना फसल को, और कटाई का मतलब काटना। नराई का मतलब होता है बेटा, अगर आपकी जो फसल है उसके बीच बीच में कुछ खरपतवार यानी आ जाते हैं, यानी अनवांटेड प्लांट्स हो गए एक तरीके से, जो कि वहां पे नहीं होने चाहिए। सिर्फ जो आपने फसल बोई है वही वाली जो है क्रॉप होनी चाहिए। जो बीच में घास उग जाती है उसे ही जो है उखाड़ के फेंकना, उसे ही जो है नराई कहते हैं खेत में। ठीक है जी। किसान आमतौर पर जो है खेती जोतने के लिए क्या करते हैं? बैलों का प्रयोग करेगा। उसके पास ट्रैक्टर तो है नहीं, बैलों का प्रयोग करेगा। उसके परिवार के सदस्य से बीज बोएंगे, तो बीज बोने के लिए परिवार के सदस्यों का ही यूज होगा। और फसल के समय जो है कुछ मजदूरों को काम पर रखने की जरूरत पड़ सकती है। अगर जो है फसल के समय जब जब जो है फसल कटने वाली होगी, तब वो कुछ मजदूरों को रख सकता है, अगर उसकी फसल जो है कटने के लिए उसके पास इतने जो है परिवार में लोग नहीं है। अन्यथा ये भी हो सकता है कि उसके परिवार में इतने सदस्य हों कि वो जो है उन्हीं की सहायता से वो सारी फसल कट कर। तो ये हुआ आपका कि 1 भूमि के हेक्टेयर का जो मालिक है वो किस तरीके से जो है खेती करेगा। तो उसका हमने वर्णन किया कि उसके पास भैया ना तो उसके पास संसाधन बहुत ज्यादा सीमित हैं, उसके परिवार के लोग ही हैं, वही उसमें सारी मदद करने वाले हैं, चाहे वो बोने से रिलेटेड हो, चाहे वो कटाई से रिलेटेड हो। और वो जो है बहुत भूमि जो संसाधनों की बात करें तो वो जो है उसमें बैल का प्रयोग कर रहा है, उसमें जो है लकड़ी के हल का प्रयोग कर रहा है। इसी तरीके से। और सिंचाई के लिए क्या होगा भाई? सिंचाई के लिए क्या वो कुआं से पानी का प्रयोग करने नहीं, वो वर्षा के पानी पर निर्भर रहेगा, क्योंकि उसके पास कुआं की सुविधा नहीं होगी। ये हो गया। मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूर्ति जो है पूंजी प्राप्त करते हैं, और वो छोटे किसानों से कैसे भिन्न है। देखिए अभी हमने छोटे किसान यानी 1 हेक्टेयर वाले जो किसान है उसकी बात की। अब हम मझोले यानी कि जिनके पास भूमि है, और बड़े किसान किस तरीके से जो है भिन्न है, अलग कैसे है। देखिए जो बड़े किसान है, जैसे ये एक बड़े किसान है, इनके पास बड़ी जमीन है, तो ये क्या करते हैं? मजदूरों को रख रहे हैं अपनी खेती कराने के लिए, या फिर कटाई करने के लिए, या बोने के लिए रख सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे जो खेती में जो है, अगर जो है यहाँ पे जोतने के लिए भी वो ट्रैक्टर का प्रयोग करेंगे, और या फिर जो है अपने जो अगर कराना है तो मजदूरों का प्रयोग करेंगे इसमें।
ट्रैक्टर का प्रयोग करेंगे, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करेंगे, ट्रैक्टर का प्रयोग करेंगे, और जो मशीन्स हैं थ्रेशर का प्रयोग करेंगे, सिंचाई के साधन उनके पास होंगे। तो ये सारी जो है मझोले और बड़े किसानों से संबंधित। और जो है हम आंसर में भी जान लेते हैं। तो मध्यम और जो बड़े किसान होंगे आमतौर पर कृषि पर उपज बेचकर उनके पास, अच्छा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पूंजी की, तो पूंजी कैसे प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पर जो है उनके पास पहले से ही पूंजी होती है। पूंजी कैसे? जैसे उन्होंने पिछली फसल बेची थी तो उससे उनके पास पैसे बचे हुए, और अगर नहीं है तो वो जो है अपनी जो उनकी बड़ी, क्योंकि उनके पास जो है जो खेत हैं या घर हैं जो बड़े बड़े हैं तो उस पर लोन भी ले सकते हैं, परंतु वहीं जो है छोटे किसान तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो मझेले और बड़े किसान, यानी कि जो मध्यम वर्ग के किसान और बड़े किसान, तो उनके पास पूंजी कैसे आएगी? या तो उनकी पहले से ही पूंजी जो होगी उससे यूज करेंगे, या फिर वो बैंक से लोन ले सकते हैं। उसी तरीके से जो अतिरिक्त जो उपज बेचकर जो उनके पास नकदी आई वो, और उनके पास जो है जमीन और घर है, उनके पास जमीन और घर है, उन्हें जो है इसी के बेसिस पे वो बैंकों से आसानी से क्या ले सकते हैं? वो लोन ले सकते हैं तो आसानी से। और दूसरी ओर जो छोटे किसान होते हैं, छोटे किसानों से वो किस तरीके से भिन्न है? छोटे किसान जो है उनको ऋण नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनके पास इतनी जमीन ही नहीं है कि वो दिखा सकें बैंक में कि ये हमारी जमीन है, इसके बेसिस पे हमें लोन दे दीजिए। तो लोन मिलेगा ही नहीं क्योंकि उनके पास जमीन ही नहीं है इतनी। और उन्हें जो है ऋण के लिए स्थानीय व्यापारी और साहूकार पर निर्भर रहता है। तो वो किससे लेंगे ऋण अपनी खेती करने के लिए? क्योंकि उनके पास अगर वो सरप्लस, जैसे यहाँ पे उनके पास तो जो फसल थी, जो अतिरिक्त फसल थी, उसे बेचकर उनके पास पैसा आ गया था। जो मध्यम और उच्च जो यानी कि अमीर जो किसान है, बड़े किसान है, उनके पास तो अपनी जो अधिशेष रहा, उनके पास जो अधिशेष मतलब जो उनकी घर के लिए जरूरत के लिए जो कृषि थी, कृषि के जो उत्पाद था वो रख लिया, उससे जो बचा हुआ उत्पाद उन्होंने बेच दिया। पर जो छोटे किसान है उनके पास तो अपने जो भरण पोषण के लिए ही उत्पाद होता है, वो उससे ज्यादा बचता ही नहीं, पहली बात। और अगर नहीं बचेगा तो अगली बार उन्हें उगाने के लिए, वही कृषि करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऋण लेना पड़ता है। और ऋण लेने के लिए वो किसके पास? बैंक के पास तो जा नहीं सकते, किसके पास जाएंगे? वो जो है जाते हैं व्यापारी के पास या साहूकार के पास, जिससे जो है वो ऋण लेते हैं। और आप देखते भी होंगे, आपने सुना भी होगा, तो ऋण के जाल में फंसते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बैंक है वो एक नियमित जो है उसका वो होता है इंटरेस्ट, यानी कि वो जो है बैंक जो है इंटरेस्ट एक फिक्स्ड होता है। पर साहूकार का और व्यापारी का इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, और वो इतना ज्यादा होता है इंटरेस्ट कि वो जो है उसे भर नहीं पाते, वो उस जाल में फंस जाते हैं। तो ये हुआ मझेले और बड़े किसान जो पूंजी कहाँ से प्राप्त करते हैं उसकी बात की, और वो छोटे किसानों से कैसे भिन्न है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे जो है एक महिला है जिनका नाम है सविता, वो किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला? तो उन्हें जो है तेजपाल सिंह से ऋण मिला है। क्या ब्याज की दरें जो है बैंक के कर्जे मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती? देखिए, तेजपाल सिंह जो है एक व्यक्ति है, साहूकार है, उनसे उन्होंने ऋण लिया। ऋण लेने के बाद जो है अगर तेजपाल सिंह से ऋण लिया जाएगा, बैंक से ऋण नहीं लिया जाएगा, तो क्या अंतर आएगा? बैंक का जो ऋण लिया जाएगा उसका इंटरेस्ट एक फिक्स होगा, पर तेजपाल सिंह जो साहूकार हैं उनका जो इंटरेस्ट होगा बहुत ज्यादा होगा। पर आगे हम इस बात पे भी आपकी बुक में भी डिस्कस किया हुआ है। तो ऋण मिलने पर जो है सविता की स्थिति अलग होती है। अगर बैंक से ऋण मिलता तो एक फिक्स इंटरेस्ट भरना पड़ता, तो वो उससे जो है उनको जो है शायद वो इनकम अपनी बचा पाती अपने जो खेती में। अब जैसे क्या होगा, अगर साहूकार ऋण देगा तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि हमारे खेतों में काम करो आप, साथ साथ हमारे जो घर है इसमें भी आपको काम करना है, घर के आसपास जो गार्डन है हमारा, ये वाला आपको गार्डन देखना है। तो उससे उनका जो समय भी बर्बाद हो रहा है। अब वो अपनी खेती पर ध्यान नहीं दे पा रहे, और खेती पर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो उनकी खेती अच्छी नहीं हो पा रही। और वहीं जो है अगर बैंक से ऋण मिलता, एक तो उन्हें ज्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, दूसरी बात वो अपनी खेती पर पूरी तरीके से ध्यान दे पाती और उनकी खेती अच्छी होती, और वो आराम से वो ऋण भी चुका पाती। तो अब यही इसके आंसर में होगा। तो सविता के ने जो है बीज, जो खाद, कीटनाशक, इन सब के लिए जो है ऋण लिया। खेत की मरम्मत के लिए पैसे की जरूरत थी, तो 4 महीने के लिए उसे 24%, जो ये बहुत हाईएस्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो ये बहुत हाईएस्ट इंटरेस्ट है, तो 3,000 रुपए उधार लिए उन्होंने। और इसके लिए उसने जो है प्रतिदिन 35 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अपने खेत पर काम करने के लिए भी राजी कर दिया। अब जो है साहूकार का देखो, साहूकार ने जो है कम जो पैसे देने पर अपने खेत में भी काम करने पे लगा लिया, राजी कर लिया, 35 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। अगर उसे बैंक से ऋण मिल जाता है इन्हें जो है सविता को, तो उससे क्या होता?
वो जो है बेहतर हालात में होती। क्यों? क्योंकि फिर वह दूसरे के काम करने के लिए अपने खेत पर ज्यादा ध्यान दे पाती, क्योंकि वो उस जो साहूकार है उसके खेत पर काम करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने खेत पर ध्यान देती, अपने खेत पर ध्यान देती, तो उनका जो स्थिति होती है वो ज्यादा बेहतर होती, क्योंकि साहूकार तो जो है अपने खेत पर भी काम कर रहा है और ज्यादा जो है इंटरेस्ट भी लिया पैसे। उस जो ये पैसा 3,000 रुपये उधार लिए, इसमें इंटरेस्ट भी 24% लगा दिया, वो भी 4 महीने के लिए, और जो है अपने खेत पे काम करने के लिए भी कम रुपयों में राजी कर लिया, तो उससे क्या है वो अपने खेत पर ध्यान नहीं दे पा रही। तो ये जो है स्थिति अलग होती है अगर वो बैंक से लेती, क्योंकि वो अच्छी स्थिति में होती, क्योंकि उन्हें दूसरे खेत पे काम करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, अपने क्षेत्र के हमें जो है कुछ पुराने निवासी जो है से बात करनी है। 30 वर्ष में जिस तरीके से सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में जो परिवर्तन है उस पर एक रिपोर्ट बनानी है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए सिंचाई के साधनों में सबसे पहले हम बात करें तो किस तरीके से हुई, पहले आप जो है अपने दादा दादी से बात कीजिए, आपके आस पड़ोस में जो बुजुर्ग हैं उनसे बात करें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सिंचाई होती थी, और जरूर कीजिएगा। एक तो इससे दो फायदे हैं। देखिए दो फायदे क्या हैं, एक आप उनसे बात करेंगे तो वो अपनी जो चीजें हैं वो आपको बहुत, क्योंकि उनके जो है पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम जो है यूट्यूब पे देखें या फिर हम जो है उन्हें ऑनलाइन कहीं और देख रहे हैं, उससे ज्यादा उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ और चीजें भी आपको समझा पाएंगे। और दूसरी, उन बुजुर्गों को जो है अच्छा लगेगा कि उनके जो पोते पोती हैं उनसे जो है बात कर रहे हैं, उनको भी जो है वो जो है एक आपका उनसे अटैचमेंट भी अच्छा होगा। तो देखिए पहले अगर हम देखें कि किस तरीके से होती थी, नहर के माध्यम से होती थी, नहर जो है खेतों तक लाई जाती थी, उससे सिंचाई होती थी। ये जो है आपके नलकूप हो गए, फिर जो है कुएं वाली भी बात हो, रहट, इसमें क्या होता था, इसके चारों तरफ जो है बैल चलते रहते हैं, जैसे ये बैल चल रहे हैं घूमते रहते हैं, और ये पानी जो है इन बाल्टियों के माध्यम से आगे गिरता रहता है और नाली के थ्रू ये आगे खेतों तक जाता है। ये जो है एक और जो है आपका तरीका है जिसमें जो है ये लकड़ी बंधी हुई है, इससे बाल्टी से भरा था, ये बाल्टी से नीचे गिरे जा रहे हैं इसमें। ये जो है ड्रिप वाला सिस्टम है, यहाँ से इसे चलाएंगे इससे जो है पानी बाहर आता जाता है। और ये जो है आप देख रहे हैं अब तो नए नए जो है तकनीकें आ गई हैं कि सिंचाई के लिए जो है ड्रिप वाले सिस्टम या फिर स्प्रिंकल वाला सिस्टम, तो इस तरीके से, और अब जो है कुएं भी हैं, तो इतनी सारी तरीके जो है हमने देखे। अब इससे पहले एक और तरीका था कि हम जो है गड्ढा कर दिया, तालाब जो होते थे जिनमें पानी भर जाता है बरसात का, फिर क्या करते थे, दो व्यक्ति जो है उसे भर के जो है नाली में गिरते थे, वो नाली के थ्रू जो है कहाँ जाता था, आपके खेतों में जाता था। तो देखिए कितने सारे तरीके रहे सिंचाई के। इसी तरीके से आप भी अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे डिस्कस कीजिए, अपने पापा मम्मी से डिस्कस कीजिए, अगर उन्होंने जो है खेती गांव में खेत देखे हैं, और आप गांव में भी जब भी जाएं तो भी आप देख सकते हैं कि अब कौन कौन से जो है सिंचाई के साधनों का उपयोग हो रहा है, कि बड़े किसान, मध्यम वर्ग के किसान किस किस तरीके से सिंचाई कर रहे हैं अपने खेतों की। तो उससे जो है आपको एक प्रैक्टिकल रिपोर्ट भी मिलेगी, प्रैक्टिकली जो है जानने के लिए भी मिलेगा। ठीक है जी, तो ये आपको करना है। अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, कि आपके क्षेत्र में जो है गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, तो आपको बताना है कि कौन कौन से गैर कृषि उत्पादन और उसकी सूची बनानी है। देखिए गैर कृषि उत्पादन जो है कौन से होते हैं, गैर कृषि उत्पादन जो कृषि से संबंधित नहीं है, जैसे डेयरी वाला काम। डेयरी वाले काम में क्या होता है कि वहां पे जो है एक बड़े सी जगह पे जो है बहुत सारे जानवर रखे जाते हैं और उन्हें दूध के लिए रखा जाता है, और दूध से संबंधित फिर उत्पाद जो है डेयरी पे बेचे जाते हैं। दूध और दूध से संबंधित क्या है, घी हो सकता है, पनीर हो सकता है, ये सारी चीजें। फिर और क्या हो सकता है, जैसे ये व्यक्ति हैं, ये यहाँ पे क्या बना रहे हैं, कुम्हार हैं ये कुम्हार जो है अलग अलग तरीके के बर्तन बनाए मिट्टी के, और ये जो है सूत काटने के लिए मशीन लगी हुई है। यहाँ पर जो है जानवरों यानी कि भेड़ को पालना, बकरी को पालना, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये मधुमक्खी पालन हो रहा है। मधुमक्खी पालन पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। ये इस तरीके से लकड़ी से जो है बहुत सारी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो ये सभी किसमें आता है, ये सभी आते हैं आपके गैर कृषि कार्यों में। गैर कृषि कार्य जो है आप जो है अपने क्षेत्र में, आपके गांव के आसपास किस तरीके के जो है गैर कृषि कार्य किए जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि गैर कृषि कार्य कौन कौन से होते हैं, इनमें जो है आपको एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ और साथ में आप फोटो भी देख चुके हैं। अब आप जब जो है गाँव अपने क्षेत्र के अनुसार या आपके गाँव के अनुसार बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके जो गाँव में या आपके क्षेत्र में कौन सा इनमें से गैर कृषि कार्य होता है। तो उसको जो है आप बना के इसी तरीके से सूची बना सकते हैं। तो गैर कृषि कार्य से आपको क्लियर हुआ होगा गैर कृषि कार्य कौन कौन से होते हैं, जिसमें डेयरी से संबंधित हो सकता है, मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है, मछली पालन से रिलेटेड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, इसमें जो है आप कुम्हार वाला कार्य भी हो सकता है, इसमें जो है अगर कोई लोहे की वस्तुएं बना रहा है नहीं तो वो भी हो सकता है।
इसमें जो है लकड़ी से बने उत्पाद भी हो सकते हैं, इसमें जो है बकरी जो पालन हो रहा है उससे संबंधित हो सकता है, और उससे जो है बकरी पालन में जो है जो उससे संबंधित उत्पाद होंगे उन्हें बेचकर कार्य कर रहे हैं। तो ये सारे जो है गैर कृषि उत्पाद हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहे हैं, ये आप कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पे चलते हैं, ये इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आया कि गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए अभी जो है गांव में अगर गैर कृषि कार्य कुछ कुछ तो होने शुरू हो गए हैं, पर इन्हें और अधिक मात्रा में बढ़ाए जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वहां पे जो है गैर कृषि कार्य में लोगों की संख्या बढ़े, ताकि कृषि पर जो निर्भरता है वो कम हो। कृषि पे पूरी तरीके से अब एक ही परिवार के 10 सदस्य जो हैं छोटे से भूमि के टुकड़े पे कार्य करने लगे, तो वो जो है गलत है, क्योंकि वो और भी उस भूमि पे जो काम करने के लिए सिर्फ 4 या 5 लोगों की जरूरत है और वहां 10 लोग लगे हों। ये तो जो है फिर उन्हें कहाँ लगाएं, उन्हें गैर कृषि कार्य में लगाएं। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, वही यहाँ पर हम बात करेंगे कि उसके लिए क्या किया जा सकता है। उसके लिए क्या किया जा सकता है जी, उसके लिए हम भूमिहीन जो मजदूर हैं और छोटे जो किसान हैं को हम व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ते ऋण, पहली बात तो हम उन्हें लोन प्रोवाइड करें, सस्ते ऋण प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि जब उनके पास पैसा आएगा तो वो कुछ खोलने के लिए, कुछ स्टार्ट करने के लिए हिम्मत कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो ऋण उपलब्ध कराए जाए। फिर ग्रामीणों को प्रशिक्षित यानी कौशल, कोई हम कौशल विकास कार्यशालाएं स्थापित करें जिसमें जो है हम अलग अलग नई नई चीजें सिखाएं उन्हें, जैसे जो है वो लकड़ी से बनी हुई चीजें सिखाएं हम उन्हें, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लोहे से बने हुए उत्पाद सिखाएं, हम सूत काटना सिखाएं। जो भी वहां के जो है उस क्षेत्र से उस क्षेत्र में जो है जो प्राकृतिक उत्पाद मिले उससे जो है वो कुछ बना पाए, उससे जो है वो इनकम जनरेट कर पाए, ऐसे कुछ चीजें स्किल सिखाएं हमें, ताकि जो है वो गैर कृषि कार्यों में लग सके। तीसरा क्या है, कस्बों और शहरों में के साथ जो है बेहतर संपर्क हो और गांव के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार करें। अब जो है जो कस्बा है और गांव है इसके बीच जो तालमेल है वो अच्छा रहे, क्योंकि गांव में जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं वो कहाँ बेचे जाएंगे, बाजार में बेचे जाएंगे। और बाजार और गांव के बीच जो है जो डिस्टेंस है वो इजीली जो है संचार के साधन, परिवहन के साधन अच्छे होंगे, तो उत्पाद आराम से जो है बाजार में बेचा जा सकता है। तो ये चीजें हम कर सकते हैं जिससे जो है गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए जो है जो किया जा सकता है, ये सारी जो है गतिविधियां हैं जो की जा सकती हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो है ये सारे क्वेश्चन जो है आपकी बुक में आपके टीचर्स भी डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास समय का अभाव होता है क्लासेस में। तो पर आपको जो है यहाँ पर जो है वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने में बहुत मजा आया होगा। और अगर आपको मजा आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जिन्हें जो है इन चैप्टर को बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे, समझ में नहीं आ रहा, उनके साथ शेयर करें और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।